नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। चुनाव आयोग देश भर में बिहार जैसी वोटर लिस्ट जांच शुरू करने की तैयारी में है। देश भर में बिहार जैसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग अगस्त से पूरे देश में ये प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से बता दिया है कि उन्हें इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कई राज्यों के CEO अपने वेबसाइट पर पिछली बार जब गहन वोटर लिस्ट संशोधन हुआ था उस साल की वोटर लिस्ट डाल रहे हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक पर चर्चा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के सामने 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी राय रखी है। उन्होंने इस विधेयक के विचार को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन चुनाव आयोग को दिए जाने वाले व्यापक अधिकारों पर गंभीर चिंता जताई। पूर्व CJI JS केहर और DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को समिति के सामने अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी राज्य में एक साथ एक चुनाव टालने का अधिकार देना संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं हो सकता है। 129वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि एक साथ चुनाव संभव है या नहीं। विधेयक के अनुसार अगर आयोग को लगता है कि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकते तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य के चुनाव बाद में कराए जाएं। पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के असीमित अधिकार संवैधानिक खामियों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन अधिकारों को केवल सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। कम से कम 2 पूर्व CJI ने विधेयक में संशोधन की सलाह दी है, जिसमें चुनाव आयोग के इस अधिकार पर संसदीय निगरानी शामिल हो। जस्टिस केहर ने कहा कि संसद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को यह तय करने में भूमिका निभानी चाहिए कि किसी राज्य के चुनाव कब होंगे। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अगर किसी राज्य में आपातकाल घोषित होता है तो ये एक साथ चुनाव की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उल्लेख किया कि एक साथ चुनाव बड़े और पैसे वाले राष्ट्रीय दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने चुनावी खर्च, खासकर राजनीतिक दलों के खर्च को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नियम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई है। खबर आ रही है कि मलबे के नीचे कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। इससे पहले दिल्ली के मुस्तफाबाद में भी ऐसे एक हादसा हुआ था। अब किस वजह से ये इमारत ढही है अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मलबा जितना ज्यादा पड़ा हुआ है उससे पता चलता है कि हादसा बड़ा है। अब तक 5 लोगों को इस मलबे से निकाला गया है। रेस्क्यू जारी है। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद उनके साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले एक्टर इनाम उल हक को ट्रोल किया जा रहा है। राधिका के मर्डर को हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर सोशल मीडिया यूजर्स एक्टर पर विवादित कमेंट्स कर रहे हैं। इस बीच इनाम उल हक ने राधिका यादव के साथ अपने रिश्ते का असल सच बताया है और खुलासा किया है कि उनके पिता को उस म्यूजिक वीडियो से कोई दिक्कत नहीं थी। ABP न्यूज को दिए इंटरव्यू में इनाम उल हक ने कहा, राधिका की मां हमारे साथ सेट पर थी, पिता को भी अच्छा लगा था। राधिका से मेरा कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल है, कोई दोस्ती या बॉयफ्रेंड नहीं। मेरी टीम शूट करने दिल्ली आई थी। मेरी टीम के एक मेंबर ने मुझे आकर बोला कि राधिका को एक्टिंग करनी है, फिर मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। एक्टर इनाम उल हक ने कहा कि नोएडा में शूट था तो राधिका की मां सेट पर थी। जब राधिका के साथ ये सब हो गया तो एक ही वीडियो है जो मेरे साथ है, वो है एक म्यूजिक एल्बम का हिस्सा है। लोग इसी वीडियो को चलाकर कहानी बना रहे हैं कि जिहादी है और हिंदू मुस्लिम। पुलिस ने अभी मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। जैसे आप लोगों ने संपर्क किया है, अगर पुलिस मुझसे संपर्क करती है तो मैं यही सब बताऊंगा। जो भी पुलिस पूछेगी मैं उसका जवाब दूंगा। इनाम उल हक ने आखिर में फिर साफ किया कि उनका राधिका यादव से कोई करीबी रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं, हर एंगल से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था। राधिका से मैंने सिर्फ पूछा था कि आप शूट में इंटरेस्टेड हो, तो राधिका ने कहा था कि मैं अपने दोस्त से कंसल्ट करके बताऊंगी। अहमदाबाद में हुए बेहद भयावह विमान हादसे की शुरुआत जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट कहती है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए और इस वजह से ये विमान दुर्घटना हुई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट में कई बातें साफ कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट बताती है कि विमान हादसे के पीछे आखिर क्या वजह थी। ये हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ था और उसमें प्लेन में सवार सिर्फ एक शख्स के अलावा अन्य सभी 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी।
एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। AAIB की जांच रिपोर्ट कहती है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना जा सकता है कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया, जबकि दूसरा पायलट उसके जवाब में कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्टिव मोड में है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे 17 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है जिन्होंने 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। निर्वाचन विभाग के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने संबंधित दलों से 10 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग का मानना है कि इन दलों की निष्क्रियता चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि जिन राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा गया है वो पिछले 6 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इन अधिकारों का लाभ उठाकर निष्क्रिय रहने वाले दलों को आयोग अब डिलीट करने पर विचार कर रहा है। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने मुसलमानों को लेकर विवाद खड़ा करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोल टोपी और दाढ़ी वाले उन्हें वोट नहीं देते हैं तो मैं उन उर्दू बोलने वाले लोगों का समर्थन क्यों करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मुसलमानों को हरा सांप तक कह दिया। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक नीतीश राणे ने कहा, गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूँ। अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूंगा तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूंगा। नीतीश राणे ने कहा, सभी मुस्लिम हरे सांप हैं, मुंबई का DNA हिंदू है, मैं हमेशा हिंदुओं का समर्थन करता रहूंगा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज होने जा रही है। आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया है कि वो 29 अगस्त को मुंबई के मंत्रालय तक विशाल मार्च निकालेंगे। उनका साफ कहना है कि जब तक मराठा समुदाय को OBC श्रेणी में आरक्षण और सगे संबंधी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी लाभ नहीं मिलता, वो पीछे नहीं हटेंगे। जरांगे ने मराठवाड़ा के धारसूर गांव में आयोजित सभा में लोगों से अपील की कि वो 2 दिन के लिए मुंबई आएं और तीसरे दिन आरक्षण की जीत का जश्न मनाएं। जरांगे पाटिल ने दावा किया है कि इस बार का आंदोलन पहले से भी बड़ा और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा कि 3 दिन से 4 करोड़ मराठा समाज के लोग इस आंदोलन में भाग लेंगे। ये संख्या भले ही अतिरंजित लगती हो, लेकिन जरांगे का ये दावा राज्य सरकार के लिए एक बड़ा अलार्म है। उनका कहना है ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि मराठा समाज की ताकत का ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग ने कोई स्टेट नहीं मिला, ऐसा झूठ प्रचार किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बेनकाब कर दिया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पेज नंबर 7 दिखाया गया है। उसमें साफ लिखा था कि किसी भी याचिकाकर्ता ने स्टे की मांग नहीं की थी। जयराम रमेश ने लिखा, जानबूझकर गुमराह करने वाले हेडलाइन बनवाना किसी संवैधानिक संस्था के लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि अब चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी SIR के दौरान वोटर पहचान के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को मान्यता देनी होगी। इससे लाखों लोगों के वोट कटने से बच जाएंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चुनाव आयोग ने जो ये प्रचार किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, अब ये साफ झूठ साबित हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई अनुरोध किया ही नहीं था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.